वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड आफ्टरनून रागिनी, रानी, संजय, अमरजीत सर, कृष्णा एंड आल्सो एवरीवन। लास्ट क्लास का जो टॉपिक था इंडियन एंड वेस्टर्न कंप्लीट प्री हिस्टोरिक एज, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आई थिंक क्वेश्चन इज नॉट टू मच डिफिकल्ट। क्वेश्चन आपके जो मैंने नोट्स पढ़ाए हैं, जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइडेड किए हैं उन्हीं से था। इवन नोट्स में आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने वाला है। तो आप एक काम किया करें, आपको तो पता है मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस तो करा ही रही हूँ, एक अभी की क्लास में, एक 7 बजे। 7 बजे वाली क्लासेस आपकी चेंज होकर मैं सोच रही हूँ मॉर्निंग में कर दूं क्या? वी ऑल आर कंफर्टेबल? क्योंकि हम लोग का फेस्टिवल शुरू हो जाएगा कल से, तो मैं इवनिंग में बहुत मुश्किल ही ये क्लास आपकी ले पाऊंगी, तो उस क्लास को शिफ्ट करके मॉर्निंग में कर देती हूँ। सेकेंडली यूजीसी नेट का एक बैच स्टार्ट करूंगी, ज्यादा लंबा नहीं, हार्डली 20 मिनट का क्लासेस होगा, बस आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना होगा, राइट? चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो बेसिक टॉपिक आपका है वो कंप्लीट प्री हिस्टोरिक तो कंप्लीट हो गया था। आज भित्ति चित्र है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी तक आर्टिस्ट क्या कर रहे होते हैं? बड़ी बड़ी गुफाओं में पेंटिंग्स बनाते हैं, तो गुफाओं में पेंटिंग दीवारों पे किस पे बनाई जाती है? भित्तियों पर, वॉल्स पर। तो भित्ति के कितने टाइप्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सितनवासा, सिगिरिया, एलिफेंटा, एलोरा गुफा पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आपको भित्ति चित्र के बारे में नॉलेज लेना है। अगर आप पाल और अभ्रंश शैली पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पाल और अभ्रंश शैली में कैसा काम हुआ है, वहां पे मिनिएचर वर्क हुआ है। अभी तक तो आर्टिस्ट बहुत बड़े बड़े पेंटिंग बना रहे थे गुफा के अंदर, गुफा से डायरेक्टली उनको इतनी छोटी छोटी सी पेपर दे दी जाएगी। सपोज करें कि आप एक आर्टिस्ट हो, मैं अभी आपसे बड़े बड़े वॉल्स पे पेंटिंग बोल दी करने के लिए, फिर सडनली मैं बोलूंगी इतनी छोटी सी आपको मिनिएचर पेंटिंग बनानी है, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्टीज फेस करनी हुई। तो अचानक बिल्कुल सडनली रिवोल्यूशन आ गया था, ठीक है, चेंजेस आए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का टॉपिक मैं आज सभी गुफाओं कवर करूंगी, क्योंकि देखिए पढ़ाने को मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो चुकी है। तो क्विकली यहाँ पर आप रिवीजन कीजिए, कंप्लीट केव्स, केव्स के साथ ही साथ कुछ तंजौर मैसूर के छोटे छोटे इराज हैं वो कवर अप कीजिए, और भित्ति चित्र। इतना कवर करने के बाद देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पाल और अभ्रंश शैली। पाल और अभ्रंश शैली के बाद जितने भी वो है क्या शैलियां हैं, जैसे मुगल, राजस्थानी, दक्खनी, पहाड़ी, ये सारी शैली, फिर कंपनी स्कूल। तो बहुत जल्दी आपका इंडियन आर्ट कवर होगा, मुझे लगता है 1 हफ्ते भी नहीं लगेंगे, आपका इंडियन आर्ट कवर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस की सीरीज जो होती है वो मेरी पूरी कंप्लीट ही रहती है। बैच न्यू ऑलरेडी स्टार्ट है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी एवरी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट है, ठीक है? और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बताएं भित्ति चित्र होती क्या है? तो देयर 2 टाइप्स ऑफ म्यूरल। स्पेशली भित्ति जो होते हैं, भित्ति चित्रण के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रेस्को सेक्को एंड फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सेक्को का मतलब होता है सूखी भित्ति पे काम कर रहा है, जैसे ये दीवार आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में, इस दीवार पे अगर मैं कोई म्यूरल्स बना रही हूँ वो सेक्को प्रोसेस हो जाता है। और जब नया नया घर बनता है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन होती है, तो वो गीले दीवार पर ही उसमें नक्काशी डिजाइनिंग कर दी जाती है, वो आपका ब्यूनो टेक्निक होता है। तो फ्रेस्को ब्यूनो हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ 14th सेंचुरी में। एक मिनट रुकिएगा, हाँ। ठीक है, और इंडिया में कहाँ कहाँ पे फ्रेस्को ब्यूनो में काम होता है? फ्रेस्को ब्यूनो दैट मीन्स कि गीली मिट्टी पे काम करना। तो इंडिया में 2 पार्ट्स, 2 जगह पे, एक तो आपको जयपुर अराशी पद्धति ब्यूनो याद रखना है, दूसरा बंगाल स्कूल में नंदलाल बोस ने जो काम किए उनके स्टूडेंट विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी किए। और राजस्थान में कौन करता है? जयपुर अराशी पद्धति, बेसिकली ये फ्रेस्को ब्यूनो पे बेस्ड है। तो इस पद्धति में काम कर रहे होते हैं देवकी नंदन शर्मा। ये आपका फर्स्टली क्लियर हो गया कि इंडिया में और कौन कौन करता है। तो मुगल स्कूल आपने पढ़ा होगा, मुगल स्कूल में अकबर पीरियड टाइम ड्यूरेशन पढ़ा होगा, तो अकबर के टाइम ड्यूरेशन में एक कलाकार है दसावंत नाम के, उन्होंने भी फ्रेस्को ब्यूनो में काम किया है। ये पर्टिकुलर सराउंडिंग हमारे इंडिया में ब्यूनो यहाँ पे फैला हुआ है। अब सेक्को पद्धति अगर बात कर ली जाए, तो हम लोग अजंता गुफा पढ़ते हैं, मैं आपको अजंता के बारे में बताती हूँ। तो जो अजंता है वो प्रॉपरली किस पर बेस्ड है आप बताओगे? फ्रेस्को ब्यूनो या फिर फ्रेस्को सेक्को? 2 प्रोसेस मैं आपको दे रही हूँ। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बहुत जल्दी से कर लोगे, बट थोड़ा सा समरी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जब आप पढ़ें या फिर किसी थर्ड पर्सन को पढ़ाएं, तो अपने माइंड को इस तरह कॉग्नेट करें कि पहले उनको इन्फॉर्मेशन दें, देन
एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा दें, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून शशि, वेरी गुड आफ्टरनून रिया। वाह गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई किया आप लोगों ने। रियाज, रानी एंड रिया का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अमरजीत नहीं, अमरजीत सर ब्यूनो नहीं होगा अजंता में, सेको होगा, क्योंकि अजंता में दीवार ये गुफाएं बन गई थी उसके बाद उस पर काम हुआ है ना, तो उनको सेको कहा जाएगा, ब्यूनो नहीं कहेंगे, ठीक है। जिन्होंने सेको आंसर किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करने, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे इजिली कम्युनिकेट करेंगे, तो सारे पॉइंट्स आपसे पूछेंगे तो आप जल्दी जल्दी से आंसर्स कर दोगे। देखिए भित्ति चित्रण की विधा जिसमें प्लास्टर गीले होने लगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गीले इन द सेंस, अभी मैंने गीले से क्या याद कराया आपको? सूखे से सेक को याद कराई हूँ ना, तो गीले से आपको किसको याद करना है? गीले, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एट ब्यूनो, ठीक है। तो ये गीली भित्ति, सूखी भित्ति, ये किसका प्रोसेस है? ये फ्रेस्को पेंटिंग का है, फ्रेस्को चित्रण। फ्रेस्को के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्यूनो वेट ऑन वेट प्लास्टर, एक होता है सेको सूखी भित्ति पर। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फ्रेस्को की कितनी टेक्निक्स हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंक्लूडेड द फ्रेस्को टेक्निक? देयर आर जस्ट ओनली 2 टाइप्स। व्हिच वन? फर्स्ट वन इज फ्रेस्को सेको एंड अनदर फ्रेस्को ब्यूनो। देयर आर जस्ट ओनली 2। देखिए जब मैंने थ्योरीज आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको पता चल रहा है अच्छा इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्लास्टर की हुई सूखी दीवार दैट मींस कॉल्ड एज सूखी मींस किसको कहेंगे? सेको या फिर ब्यूनो को? सूखी से आपको नेम से ही पता चल रहा है, सूखी, दैट इज कॉल्ड एज सेको, राइट। फ्रेस्को सेको, सेको मतलब होता है सूखी, और ब्यूनो मींस गीला। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन, दीवार के प्लास्टर गीले रखते हुए खनिज रंगों में जो चित्रांकन की जाती है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जो वॉल्स होता है, दीवार, वो गीले ऑन द स्पॉट काम कर रहा है, तो गॉस इज नॉट ए पार्ट ऑफ म्यूरल, गॉस हमारी पेंटिंग का पार्ट है। इम्पेस्टो इज द पार्ट ऑफ ऑल्सो इंक्लूडेड द पेंटिंग, इम्पेस्टो भी हमारी पेंटिंग का पार्ट है। वॉश तो आपको पता है वाटर कलर से की जाती है, बंगाली स्कूल में पहली बार हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। और वर्ल्ड में बात किया जाए तो पहली बार किसने किए थे? सभी को पता होगा ना, जल्दी से बताइए। वर्ल्ड में वॉश टेक्निक का पहली बार इन्वेंशन किसने किया? पाउल सैंडबाय ने किया। मतलब ये कि जो ग्वास, इम्पेस्टो और वॉश, ये तीनों पद्धति हमारे चित्रकला की हो गई पेंटिंग करने की, लेकिन जो दीवार पर गीले प्लास्टर पर हम लोग काम कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है फ्रेस्को ब्यूनो। होप सो कि आप लोगों ने किया होगा। मैं तो बहुत सारे म्यूरल्स, मतलब जिन्होंने बीएफए एमएफए किया होगा उनको तो प्रैक्टिकली बहुत ये काम कराया जाता होगा। ये सब्जेक्ट कोर्स में रहता है, प्लस बीएमए में भी होता होगा, मुझे बीएमए का उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ बीएफए का मुझे पता है कि उनको बनाना होता है। अगला देखिए, फ्रेस्को पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से 14वीं से 16वीं शताब्दी में होता है, इंग्लैंड में, जापान में, भारत में, इटली में। तो मैंने बता दिया आपको शुरू में कि 14वीं सेंचुरी में स्टैबल हुआ था। 14वीं सेंचुरी में कहाँ पर हुआ था? इटली में, रिनेसेंस आर्टिस्ट के थ्रू। रिनेसेंस का टाइम लाइन है ना 14 to 16, 1400 से 1500 का अर्ली रेनेसा का टाइम है, 1500 से 1530 का हाई रेनेसा का टाइम है, और पोस्ट रेनेसा जिनको रीतिवाद हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में मैनरिज्म कहते हैं, उनका जो टाइम लाइन है वो 1530 से 1580 का है, ठीक। फ्रेस्को सैको टेक्निक भारत में कहाँ पर चित्रण शैली में देखने को मिलेंगी? पहाड़ी चित्रण में क्या फ्रेस्को यूजेस किए गए हैं, वो भी सेको। सेको का अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जस्ट अभी, बताइए जल्दी से। फ्रेस्को सेको दैट मींस अजंता भित्ति चित्र में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेस्को सेको चित्रण में चित्रण के लिए किस प्रकार के सरफेस का यूजेस किया जाता था? उनकी भित्तियां कौन सी होती थी? शुष्क भित्ति या फिर कागज, गीली भित्ति, कैनवस? विच वन इज राइट आंसर? जल्दी बताइए। क्वेश्चन इज नॉट टू मच डिफिकल्ट, ठीक ठाक ही क्वेश्चन लग रहा होगा ना, और ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या बात है। और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आते हैं। आप प्रीवियस उठा के देख लें 10 साल का, कहाँ बहुत मुश्किल क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। बट ये कौन कितना प्रैक्टिस करता है इस पे डिपेंड करता है ना, छोड़ दो तो चीजें ब्लर हो जाती हैं। देखिए सेको मीन्स शुष्क भित्ति, सूखी भित्ति, अगर यही पे गीली दे देता तो आपका ब्यूनो करेक्ट हो जाता, गीली भित्ति मतलब ब्यूनो हो जाता। तो राइट आंसर यहाँ ए हो जाना है। भारतीय कला का गोल्डन एज कौन सा है? प्री हिस्टोरिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्डन एज।
गुप्त एज मुगल या फिर आधुनिक? अब मोस्टली कुछ स्टूडेंट गुप्त कहेंगे, कुछ मुगल कहेंगे। पहले आप श्योर हो जाइए। भारतीय कला दिया है, भारतीय कला, तो कौन सा सही होगा? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि गुप्त युग सही होगा, गुप्ता एज? रागिनी, रिया एंड रानी, कृष्णा, अमरजीत सर, मंजू। चले, गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली। देखिए हमारे इंडिया का गोल्डन एज गुप्ता एज है। बट हाँ, अगर मुगल का गोल्डन एज पूछ लिया जाए तो मुगल का गोल्डन एज, संपूर्ण मुगल का गोल्डन एज कहा जाएगा शाहजहां का टाइम। पेंटिंग का गोल्डन एज जहांगीर का टाइम। और अगर आपका इलस्ट्रेशन, साहित्य का गोल्डन एज पूछ लिया जाएगा तो अकबर का टाइम ड्यूरेशन कहा जाएगा। राइट, नेक्स्ट। फ्रेस्को चित्रण की जो धरातलें होती थी उसमें प्लास्टर्स की परत चढ़ाई जाती थी, कौन सी? 3, 8, 7 या फिर 6? तो देखिए फ्रेस्को जब भी आप कर रहे होते हैं, आप 3 प्लास्टर्स के 3 कोट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 3 सतह चढ़ाते हैं। फ्रेस्को सैको पर वार्निश लगाई जाती है, कोपाल वार्निश, वैक्स वार्निश, डामर वार्निश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सैको मतलब भुत्तियां जब सूख जाए, वर्क हो जाए, तो कौन सा वार्निश लगाएंगे जो लॉन्ग लास्टिंग हो? वैक्स वार्निश मोस्टली लगाई जाती है, ध्यान रखिएगा, वैक्स वार्निश। ओके, ओके, गुड। चलिए, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग। चलिए फिर स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं क्योंकि आंसर बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे चलने का कोई मतलब नहीं है। भित्ति चित्रण की विधा कौन सी है? सिग्राफेटो, टेम्परा, फ्रेस्को या फिर ऑल ऑफ दी एबव? तो देखिए सिग्राफेटो क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछ लिया कि मैम बताएं सिग्राफेटो क्या होता है, तो हम लोगों का जो घर होता है, जैसे घर में यहाँ पे आप देखिए मेरे यहाँ थोड़ा सा पेंट छूटा हुआ है, अगर मैं यहीं पर पिछला मेरा दीवार दिखाई दे रहा है, सेम इसी कलर्स को बना करके उस जगह पे लगा दूं, वो सिग्राफेटो होता है। कि मतलब उखड़ी हुई दीवारों पे फिर से रिकवर काम कर देना, दैट इज कॉल्ड सिग्राफेटो। टेम्परा क्या होता है भाई? टेम्परा तो आपको बहुत अच्छे से पता है, एक ग्लू, ग्लिसरीन, ये सभी को मिक्स करते हैं, एक खनिज रंग मिनरल्स कलर्स में एक बाउल में अच्छी तरह से मिक्स करके वॉल पे भी लगाते हैं और पेपर पे भी किया जाता है, तो ये एक ओपैक टेक्निक है। फ्रेस्को क्या होता है? फ्रेस्को के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ब्यूनो होता है, एक सेको होता है। ये एक म्यूरल का एक प्रोसेस होता है दीवार पे वर्क करने का। सो हियर व्हिच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? आपके थ्रू कौन सा सही हो जाएगा भित्ति चित्रण की विधा में? हेलो इंदु, वाह, गुड, एग्जैक्टली। जिन्होंने डी आंसर्स किया है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर, ट्रियो आर करेक्ट, उनका सच में सही है, यही होना है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्निक है भाई, आप एक बहुत प्रोफेशनल लेवल के टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। सिग्रेफेटो विकसित हुआ था यूरोप में, नेपाल में, चीन में या फिर हमारे इंडिया में? बताइए, अशोक बनाते हैं। चलिए इसका बताइएगा। सिग्रेफेटो टेक्निक जो है ये फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन विच कंट्रीज? हमारे इंडिया में नहीं हुआ था, पहली बार यूरोप में हुआ था, वो भी यूरोप में, इटली में ही, ठीक है। भित्ति चित्रण की परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है? तो पहली बार हमारे इंडिया में हुआ है, फर्स्ट टाइम यूजेस इन विच स्कूल? अजंता, क्योंकि जितना भी आप देख रहे हो सबसे पुराना अजंता है, पहले नंबर पर अजंता है। अगर इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूजीसी नेट में मोस्टली लगाने को दे दिया जाता है, तो मैं आपको अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस में कैसे स्टडी कर रही होती थी। कोई भी क्वेश्चन में पढ़ती थी ना, इन क्वेश्चन में मैं सोचती थी कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो इनसे 10 क्वेश्चन और अगर एक अगर इसे उठाओ तो इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करती थी। इसका इस तरह से बहुत, अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को बहुत वक्त दीजिएगा। और हम तो ये कहेंगे 1 साल तक खुद को बंद करके बस अच्छे से स्टडी कीजिए नेट जियारत के लिए। और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी भाई बहुत मेहनत है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत है। गवर्नमेंट जॉब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ कंपटीशन बहुत है। 125 में से 124 जिसका सही हो जाता है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बट यूजीसी नेट में ना क्राइटेरिया होता है, लाइक उन्होंने इतने से इतना रेशियो बता दिया कि इससे इससे बीच में अगर जिसका मार्क्स आएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे यूजीसी नेट में कंपटीशन नहीं है, बस आपको सिलेक्शन क्रैक करना होता है। और गवर्नमेंट जॉब इज वेरी टू मच डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा, लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत है। भित्ति चित्रण की परंपराएं आरंभ होती हैं राजस्थानी, मुगल, अजंता या फिर कंपनी ऑफ कोर्स अजंता में। और आप लोग एक पता है बहुत अच्छी आप लोग की तैयारी चल रही है, एक सीट तो आप लोग बहुत आराम से ले सकते हैं अगर आप लोग बी सीरियस इसी तरह से रहेंगे। कोई स्टूडेंट कहते हैं मैम पेपर कब होगा, हम पेपर अभी तक डेट नहीं आ रहा, तो पेपर के चक्कर में मत रहिए, अपनी तैयारी इतनी स्ट्रांग रखिए कि अगर कल भी पेपर होना है तो आज एकदम कॉन्फिडेंटली
आराम से नींद पूरी करके जाइए, सुबह पेपर देकर आ जाइए। और अगर आप लोग इस इंतजार में कि पेपर का डेट आएगा तब हम पढ़ेंगे, तब तो हो गया। तब पहले वो बच्चा ना आगे निकलेगा जो इतने साल से तैयारी कर रहा है, या फिर वो जो 2 महीने 4 महीने पे पढ़ेगा वो आगे निकल जाएगा। आप खुद सोच लीजिए, भित्ति चित्रण की जो विधाएं है वो कौन सी नहीं है? फ्रेस्को नहीं है, फ्रेस्को ब्यूनो नहीं है, टेम्परा नहीं है, ब्रोकन कलर्स नहीं है। कौन सी नहीं है, जल्दी बताइए। क्या आंसर कर रहे हैं? हाँ रानी, बिल्कुल। जोगीमाना हमारे इंडिया का सबसे पहली बार वहां पे भित्ति चित्र मिला है, फर्स्ट टाइम। अच्छा, 14 का मोस्टली लोगों ने ब्रोकन कलर्स आंसर किया। क्या पता है किसी को ये ब्रोकन कलर्स क्या होते हैं? एनीवन एक्सप्लेन इट? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ब्रोकन कलर? एंड द हिंदी वर्ड इज भंगवरण। भंगवर्ण या फिर भंगवरण, क्या होता है ये ब्रोकन कलर? बताइए ब्रोकन कलर क्या होता है? मैं एक्सप्लेन कर दूं या फिर आगे चलूं? अगर आपको पता है तो इट्स ओके, नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं मालूम है? चलिए मैं बता दे रही हूँ। देखिए, भंगवरण मैंने भी प्रैक्टिकली किया है, आपने भी किया है, बट आपको नहीं पता है तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी तो पता चल जाएगा। सपोज कीजिए आपको कोई लैंडस्केप बनाना है, ठीक है, और ये यूजेस कहाँ किया गया? फर्स्ट टाइम, पहली बार ब्रोकन कलर का इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का नाम सुने हैं आप लोग? इसीलिए मैं कहती हूँ थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी चीजों को लेके चला कीजिए। इम्प्रेशनिज्म एक आर्ट मूवमेंट है जो 1870 से 90 तक चला। कहाँ चला? यूरोप में। यूरोप में कहाँ पे? फ्रांस, पेरिस में। जिसके फाउंडर कहे जाते हैं क्लाउड मोनेट। मैंने मोने, डिगास, नॉस, सिसिली पिसारो, बर्ट मरीसा, मैरी कजान, जिस आर्ट मूवमेंट की आर्टिस्ट हैं उसी के आर्ट में यूज किया गया भंगवरण। आर्टिस्ट अगर कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं, सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि आपको कोई भंगवरण में या फिर ब्रोकन कलर से पेंटिंग बनानी है, आपने पहले यहाँ पे ब्लू कलर लगा लिया, फिर इधर व्हाइट कलर लगा लिया। ब्लू और व्हाइट को जब ब्रश से मिक्स करते हुए चलेंगे तो ब्लू और व्हाइट दोनों मिक्स करके आपका कौन सा कलर निकल कर आएगा? लाइट ब्लू बन जाएगा। लाइट ब्लू मतलब ये कि जो आपका दो एग्जैक्ट कलर चेंज करके कोई थर्ड कलर को रिप्रेजेंट कर दे, दैट इज कॉल्ड एट भंगवरण। इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड द ब्रोकन कलर्स। क्लियर? समझ आ गया सभी को? वेरी गुड आफ्टरनून शबनम। एक बार ओके तो लिख दें कि हाँ मैम समझ आ गया, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर बताइए। टेम्परा तो ऑलरेडी सभी को पता है, फ्रेस्को ब्यूनो भी आप लोगों को पता है, और फ्रेस्को भी पता है। चलिए फिर अगला देखते हैं। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की जो टेक्निक है वो हमारे इंडिया में कौन सी शैली को रिप्रेजेंट करती है? बंगाली शैली, जयपुर फ्रेस्को, मुगल या फिर पाल? तो इंडिया में जो ये टेक्निक है फ्रेस्को ब्यूनो, यूरोपियन टेक्निक, दैट मीन्स फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक। फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक हमारे इंडिया में जयपुर फ्रेस्को टेक्निक को कहते हैं। और जो इंडिया में यूजेस किया गया है जयपुर फ्रेस्को, उसका एग्जैक्ट पर्टिकुलर क्या नाम है जो बनस्थली यूनिवर्सिटी में देवकी नंदन शर्मा ने पहली बार ग्यासी राम से सीखे थे। मतलब उनके बाद इन्होंने ही ज्यादा वर्क किया है। और सीखे किससे थे? विनोद बिहारी मुखर्जी से, नंदलाल बोस की स्टूडेंट। तो इनको राजस्थान में कहा जाता है जयपुर आरायशी पद्धति। जयपुर आरायशी। ओके, नेक्स्ट। जयपुर से अलवर आने वाले कलाकार जिन्होंने भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त प्राप्त करते हैं। तो जयपुर से अलवर आने वाले बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है, डालू राम और शिव कुमार, दो लोग होते हैं, फिर डालू राम वापस चले जाते हैं। ठीक है। जयपुर चित्रकारों का प्रिय मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था? रेखा चित्र, बाल चित्र, लोक चित्र, ये बिहारी सतसई। तो जयपुर के जो मेन सब्जेक्ट मैटर थे वो कौन से कहे जाएंगे? बिहारी सतसई बेस्ड थे ना। अब आपका मुख्य कला केंद्र शुरू हो रहा है। पहले मैं अजंता शेयर कर रही हूँ, फिर ऐसे एक एक करके सारी गुफा हो जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। आप लोग, मुझे यकीन है कोई क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका अजंता बहुत अच्छे से तैयार है। चलिए बताइए, स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला नाम से पुकारा था? रॉय कृष्णदास, जयशंकर प्रसाद, पर्सी ब्राउन या फिर मैथिली सरल गुप्त? बौद्ध कला किसने कहा था अजंता को? कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पर्सी ब्राउन करेक्ट हो जाना है? पर्सी ब्राउन शबनम का आंसर आया है। वेरी गुड। दीपिका ने भी पर्सी ब्राउन मेंशन किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली। नेक्स्ट, अजंता शैली को गुप्त शैली किस नाम से संबोधित, किसने संबोधित किया था?
डॉक्टर राम विलास शर्मा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रॉय कृष्ण दास। चलिए 3 ऑप्शंस में बता दिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहे जाएंगे रॉय कृष्ण दास। ओके। अजंता शैली को कितने वर्गों में डिवाइडेड किया जाता है? रूपभेदिक, वर्णात्मक और अलंकारिक। कितनी शैलियां हो गई? क्या आंसर्स कर रहे हैं आप लोग? अजंता शैली को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है? 3 पार्ट। अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? अलंकारिक का मतलब देखिए, ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं पता है तो ये तो आप लोग को पता है। अलंकारिक का मतलब होता है फ्लोरल पैटर्न, डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? फूल पत्ती, पशु पक्षियों में, या फिर जातक कथाओं में, बोधिसत्व, पद्म पाणी में। आंसर कीजिए। पशु पक्षी और वृक्ष लताएं। ओके। शिवी जातक चित्रण जो रिप्रेजेंट किए गए थे, शिवी जातक, चंदन जातक, ये सब क्या डिपिक्ट करते हैं? अलंकारिकता, वर्णात्मक या फिर रूपभेदिक? देखिए, एक होता है रूपभेदिक, दूसरा अलंकरणात्मक, और तीसरा जो आता है आपका वर्णात्मक। वर्णात्मक में लाइफ स्टाइल को वर्णन किया गया जाता है, रूपभेदिक में उनकी विविधता को बताया जाता है, और अलंकारिक जाहिर सी बात है उनके फ्लोरल पैटर्न्स वगैरह को वर्क में इंक्लूडेड किए जाते हैं। तो देखिए, शिवी जातक जो है ये तो एक स्टोरीज दिखा रहा है ना, मतलब एक रूप के बारे में बता रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपभेदिक। बट हाँ, इसका ये ध्यान रखिए, कहीं कहीं पे वर्णात्मक सही करा दिया जाता है और कहीं कहीं पे रूपभेदिक। तो यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी बी आंसर्स को। ओके। मड़ासंद राजकुमारी ये क्या डिपिक्ट कर रही होती है? रूपभेदिक, अलंकारिक या फिर वर्णात्मक? जी हाँ, बिल्कुल। मड़ासंद राजकुमारी ये भी रूपभेदिक है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे वर्णात्मक। ज्यादा प्रायोरिटी रूपभेदिक को दिया जाएगा, जब वो नहीं होगा तब वर्णात्मक को कहा जाएगा, क्योंकि इसमें वर्णन नहीं दिखाया गया है, इसमें एग्जैक्टली रूप की विविधता को दिखाया गया है, डिफरेंशिएशंस को दिखाया गया है। मड़ासंद राजकुमारी जो डाइंग प्रिंसेस है, उनके जो एक्सप्रेशन है उनको शो किया गया, दैट इज कॉल्ड इट रूपभेदिक। क्लियर हो गया? चलिए, आंसर्स तो आप लोग अच्छा ही कर रहे हैं सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये मेंशन किया है, अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में रिप्रेजेंट की गई है। इनका मेन पर्पस क्या था? अश्लीलता शो करना, निष्ठुरता शो करना, शालीनता। इनका राइट आंसर हो जाएगा शालीनता। अजंता के चित्रों में रेखाओं का जो यूजेस किया गया था, हार्ड लाइंस थे, प्रवाहमय लाइंस थे, या फिर गतिविहीन थे? कैसे थे? प्रवाहमय। वेरी गुड, एग्जैक्टली। जिन्होंने प्रवाह में आंसर किया है वो सही किए, क्योंकि इनकी जो लाइंस थी 20 प्रकार की रेखाएं कही जाती है ना। प्रवाह का मतलब होता है मूवमेंट, लहर। ठीक है, प्रवाह का मतलब क्या होता है? लहर, जो बिल्कुल फ्रीडम होकर बनाया जाए। अजंता की चित्रकारी किस शैली से अधिक ज्यादा मिलती जुलती है? देव शैली से, यव शैली से, नाग शैली से? अजंता की जो चित्रकारी है वो ज्यादा देव शैली से। ठीक है। यक्ष शैली अपभ्रंश को किसने कहा था? लामा तारानाथ ने। और नाग शैली पाल को किसने कहा था? लामा तारानाथ ने। ये पॉइंट पता है? ये तो क्वेश्चन में था नहीं, मैंने साइड में लिख लिया था ताकि आप लोगों को जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। ये छोटे छोटे से पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। चैत्या, व्हाट इज द एक्चुअल मीन्स ऑफ चैत्या? चैत्या इज ए प्रेयर हॉल। चैत्या क्या है? प्रेयर हॉल है, पूजा गृह, प्रार्थना स्थल। चैत्या होते कितने हैं? 9, 10, 19, 26 और 29। पूरे कितने हो गए? 5 हो गए ना। चैत्या का मतलब होता है पूजा गृह, और होते हैं बेसिकली 5, और विहार इंक्लूडेड 25 हो जाते हैं। विहार का मतलब लिविंग प्लेस, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, निवास स्थल। अजंता शैली किस धर्म पे बेस्ड है? वो रिलीजियस तो आपको पता है ना कि बौद्ध धर्म के कौन सा शाखा है? तो बौद्ध धर्म का महायाना शाखा।
विहार क्या होता है? चैत्य तो पता है, विहार भी आपको पता है। विहार का मतलब निवास स्थल, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। अजंता का प्राचीनतम चित्र किस काल में मिलेगा? पांचवी, चौथी, तीसरी या फिर दूसरी? तो देखिए प्राचीनतम मेंशन किया गया, सबसे प्राचीन गुफा जो है वो 9 और 10 है, जिसका टाइम कहा जाता है 200 से लेकर के 350 तक का। तो सबसे कम टाइम यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सबसे कम आपका दूसरी शताब्दी दिख रहा है और सबसे प्राचीनतम आपसे पूछ लिया गया, तो अब आराम से आप चौथा सही करेंगे। अजंता गुफाएं किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? तो सभी को पता है कि अजंता की गुफाएं जो एक्चुअल हैं वो महाराष्ट्र में है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? पहले तो 29 थी, बाद में 14 और 15 के बीच में एक 15 आ करके एक गुफा मिला, तो टोटल जो हो जाएंगे 30 केव्स, 30 गुफाएं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अजंता चित्रकला का बेसिकली माध्यम, इनका मीडियम क्या था? ऑयल कलर्स, टेम्परा, फ्रेस्को टेक्निक? देखिए माध्यम आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगी, टेक्निक कुछ और होती है, माध्यम मीडियम कुछ और होता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? थर्टी टू का ए और 33 का क्या आंसर कर रहे हैं आप लोगों ने? अच्छा, मेनी मोर स्टूडेंट सेज मीडियम पूछ रहे हैं, माध्यम तो टेम्परा माध्यम हो जाएगा। ठीक है, फ्रेस्को आपका टेक्निक होता है, ध्यान रखना है। अजंता में अब मात्र कितनी पेंटिंग्स बची हैं? तो नंबर ओनली जस्ट 6 बची हैं। कौन कौन सी गुफा में? 9, 10, 16, 17, 1 एंड 2। 9, 10, 16, 17, 1, 2। ठीक है। अजंता की में कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं? एक सेकेंड। अजंता में अब मात्र कुल कितनी गुफाओं के चित्र उपलब्ध हैं? तो सही हो जाएगा आपका बी। और यहाँ पूछा जा रहा है अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें पेंटिंग्स अवेलेबल है? तो वही चीज है, क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्म्स में डिपिक्ट कर दिया गया, 1 to 9, 10, 16, 17। अजंता की गुफाओं का शेप से कैसा था? तो उनका जो शेप था एज लाइक स्तूपास की तरह था। तो स्तूप कैसा होता है? इस तरह से। और यहाँ पे बघौरा रिवर बह रही होती है। डिवाइडेड किया जाए तो यहाँ 15 आ करके एक गुफा मिलती है। सबसे बड़ी विहार जो है वो 29 नंबर है। सबसे बड़ी चैत्य 29 है। सबसे बड़ी विहार 4 नंबर है। हिनायान और महायान 9 नंबर की गुफा है। तो इनका शेप्स जो है वो अर्धचंद्राकार है ना, ओवल शेप। सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा कब किए थे? 1922, 24, 19 या फिर 29? बताएं कब किए थे पहली बार? 1819 में। 1822 ईस्वी में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में विवरण रिप्रेजेंट किया गया। अजंता की जो चर्चा की गई थी, यह चर्चा किसके द्वारा हुई थी? विलियम एरस्किन के द्वारा। 1924 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं को चाक्षुष विवरण तैयार किया और कब प्रकाश में लाए थे? 24 में तो चाक्षुष विवरण तैयार किए थे। गिर जाओगे उगाशा। चलिए बिल्कुल सही। देखिए देखे थे पहली बार अलेक्जेंडर चाक्षुष विवरण किए थे। चाक्षुष का मतलब विजुअलाइज करना, ये बहुत प्योरली हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब विजुअलाइज करते हैं। 1824 ईस्वी में और 1829 ईस्वी में विवरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। अजंता शैली के कौन से कलाकार, अजंता शैली के कलाकार कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर, राहुल, बौद्ध भिक्षु? बौद्ध भिक्षु। जातक कथाएं कितनी है? हाउ मेनी टेल्स ऑफ जातका स्टोरी? जस्ट ओनली 547, 547। जातक कथाओं की लैंग्वेजेस कौन सी थी? इनका भाषा क्या था? पाली भाषा था, पाली। ठीक है, पाली लैंग्वेज था। अजंता में सबसे बड़ा योगदान किसका था?
शुंग, चालुक्य, कुषाणी, फिर वाकाटाका। अजंता में सबसे बड़ा योगदान किसका था? सबसे बड़ा वाकाटाका। अठारह ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं? तो देखिए प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? रॉबर्ट गिल ने 1844। अजंता की वह कौन सी प्रतिलिपियां जो अजंता की हैं जिसमें से 30 थी सारे डिस्ट्रॉय हो गई, जल गई थी, जस्ट ओनली सेविंग 5 बची थी। तो वहां कहाँ पे पहली बार एग्जिबिट हुई थी? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अजंता शैली का विवरण किसके समय में हुआ था? शुंग, कुषाण, चालुक्य, वाकाटका, गुप्त, ये सभी। तो देखिए निर्माण पूछा जाए तो सभी के टाइम ड्यूरेशन में हुआ है, अलग अलग समय में। किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग में 5 पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो गई है? ये प्रतिलिपियां जो लगी थी कौन से सन, किस टाइम ड्यूरेशन की बात है? तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद किया, 1868, 67, ठीक है, 66 या फिर 56। कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि 1866 करेक्ट हो जाना है? अच्छा 47 का क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? चलिए आप लोगों ने कह दिया तो गलत कैसे हो सकता है भाई, बिल्कुल करेक्ट है 1866। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में यूज किया गया था? इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव का, या फिर रियलिज्म पर्सपेक्टिव, या फिर कॉम्बिनेशंस, अप्लाइड पर्सपेक्टिव, वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अजंता में जो पर्सपेक्टिव यूजेस किए गए हैं वो काल्पनिक काल्पनिक पर्सपेक्टिव का, ठीक है। परिप्रेक्ष्य, और परिप्रेक्ष्य होते दो प्रकार के हैं, कौन कौन से ये तो पता है ना सभी को। एक लाइनर पर्सपेक्टिव होता है रेखीय परिप्रेक्ष्य, दूसरा एरियल पर्सपेक्टिव होता है वायवीय परिप्रेक्ष्य। गुप्तकालीन चित्रकला के सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? गुप्तकालीन एलिफेंटा, सांची, खजुराहो, या फिर अजंता। सबसे सर्वोत्कृष्ट एक बेस्ट एग्जांपल्स आपको अजंता में ही देखने को मिलेंगे। जातक कथाओं की स्टोरीज जो है वो कौन सी गुफा में रिप्रेजेंट की गई थी? अजंता में बखूबी तरीके से। जातक कथाओं का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल में बनाए गए थे? 5वीं, तीसरी, चौथी, या फिर दूसरी? सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीटेड हो गया है। तो सबसे प्राचीनतम 200 से 300 गुफा नंबर 9-10 था। फिर 350 से लेकर के 500 तक का रहा था आपका गुफा नंबर 16-17। फिर 500 से लेकर के 628 तक का था गुफा नंबर 1 और 2 सबसे लेटेस्ट है, सबसे नवीन। तो सबसे प्राचीनतम कही जाएंगी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। कभी कभी एग्जाम में ना आप बैठ के डायरेक्टली से रटा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, कुछ लॉजिक यूज कीजिएगा कि हमने इतनी थ्योरी पढ़ी है तो थ्योरी के बेस्ड पर अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछे, क्या पता एग्जामिनर आपसे इस बार थोड़े क्वेश्चंस का मॉडर्न चेंज कर दें, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट ना करें, पूछने का तरीका उनका चेंज हो जाए। इसलिए मैं आपको बार बार से समझाती हूँ कि मॉक टेस्ट तो लगाइए लेकिन साथ के साथ अपनी थ्योरी को बहुत स्ट्रांग रखिएगा। सिलेक्शन देखिए थ्योरी बेस्ड होगा। आप लोगों ने अभी तक जितने एग्जाम देखे हैं, मुझे लगता है जब से मैं टीजीटी की तैयारी करा रही हूँ, आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 2 बार, उसके बाद ईएमआरएस हुआ है, केवीएस हुआ है, एनवीएस हुआ है, DSSB का पीजीटी एग्जाम हुआ है। तो सब एग्जाम का पर्पस लेवल देखते हुए आप समझ गए होंगे कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन से ही क्वेश्चन उठाया जा रहा है और इजी इजी क्वेश्चंस में टर्म्स को चेंज कर दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1829 के टाइम ड्यूरेशन में ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी एस्थेटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का विवरण प्रकाशित हुआ था, वह स्थान कौन सा था? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, या फिर लंदन? कितने लोगों को लगता है ब्रिटेन होना चाहिए या फिर रूस और लंदन? महेंद्र बाहुबली मैम जी कुछ बुक्स के लिए बताएं। अगर आप लोगों की थ्योरी बहुत स्ट्रांग है तो एक ही बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी, यूथ कंपटीशन वाली बुक खरीद लीजिए।
उसमें बहुत सारा मिस्टेक क्वेश्चन है, तो ट्रू क्वेश्चन जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो वो मिस्टेक क्वेश्चन को भी एनालिसिस कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक वही है, और थ्योरी के लिए आपको अगर कहीं से कोचिंग इंस्टीट्यूशन से नोट्स मिल जाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, 53 का क्या आंसर किया आप लोगों ने? देखिए 53 का जिन्होंने डी आंसर किया उन्हीं का करेक्ट है, और जिन्होंने ए किया उनका गलत है। लंदन हो जाएगा। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? चालुक्य, वाकाटा का, गुप्त, या फिर कुषाण काल? तो सबसे बेस्ट पूछा जा रहा है। सबसे बेस्ट हमारे इंडिया का गोल्डन एज क्या था? जो हमारे इंडिया का गोल्डन एज था उसी टाइम ड्यूरेशन में बेस्ट वर्क हुआ है। मोस्ट वेलकम महेंद्र। मैं ऐसे नोट्स नहीं देती हूँ महेंद्र, जो मेरा बैच ज्वाइन करता है उनको मैं नोट्स देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नोट्स मैं किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि देखिए जिसका नोट्स होता है उसका जब तक आप लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे ना, आप जितने भी नोट्स का कलेक्शन रख लीजिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होगा सभी के पास नोट्स होगा, लेकिन जिस टीचर का नोट्स होता है अगर उस टीचर से आप पढ़ भी लेते हो तो आपको चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो सिर्फ मैं नोट्स नहीं देती हूँ, जो मेरा बैच ज्वाइन करता है मैं उनको नोट्स प्रोवाइडेड कराती हूँ। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? तो बेस्ट वर्क हुआ है गुप्त काल में। अगला, अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, या फिर वैष्णव? अजंता गुफा के चित्र किस रिलीजियस को फॉलो कर रहे होते हैं? बौद्ध धर्म। पद्मपाणि बोधिसत्व वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग इन विच केव्स? अजंता केव। तो पद्मपाणि जिनके हैंड में, राइट हैंड में लोटस लिए हुए हैं, केव नंबर 1 में डिपिक्ट किया है, गुफा संख्या 1 में। मारविजय और शिवी जातक की जो पेंटिंग्स मिली है वो कहाँ मिली है? 17 में, 7 में, 6 में, 5 में, या फिर 1 में? तो देखिए मारविजय शिवी जातक की पेंटिंग्स भी आपको गुफा नंबर 1 में मिलेंगी। आपको पता है मारविजय की मूर्ति कहाँ मिली है? और आपको ये पता है मारविजय की पेंटिंग और किस गुफा में मिली है, 1 नंबर को छोड़ करके? बताएं जल्दी से। अरे राधा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा बेटा। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। मार विजय का जो स्कल्पचर्स है वो गुफा नंबर, पहले तो पेंटिंग बता देती हूँ, गुफा नंबर 17 में भी पेंटिंग है, गुफा नंबर 1 में भी। अगर स्कल्पचर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रानी अभी आप प्रेजेंट है बेटा, आपने क्वेश्चन मुझसे भेजा था और बोला था मैम बुक में यही आंसर है, बट मैंने आपको बता दिया था बेटा बुक में बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो गए होते हैं, तो ध्यान रखिए इसका ऑथेंटिकली जो आंसर है वो 26 है। एग्जामिनर भी 26 ही कराते हैं। मूर्ति 26 में मिली, यहाँ तक कि यूपी टीजीटी लास्ट ईयर 2021 वाले क्वेश्चन में भी ये गुफा नंबर 26 की मूर्ति पूछी गई थी, और बच्चे क्या किए थे, पेंटिंग को सही करके आ गए थे, और क्वेश्चन में मार विजय की मूर्ति पूछा गया था। तो मूर्ति 26 में है, पेंटिंग 1 और 17 में है। ये क्वेश्चन क्लियर रखिएगा। ठीक है, समझ गए? सर्वनाश एवं माया देवी की पेंटिंग्स किस गुफा में है? सर्वनाश एंड माया देवी 2 में, 3 में, 1 में, या फिर 5 में? केव नंबर 2 में है। सर्वनाश और माया देवी का स्वप्न। हिनायाना और महायाना से रिलेटेड जो पेंटिंग्स मिलती है कौन सी केव में मिलती है? केव नंबर 9 में। बोधिसत्व के चित्र में दायां हाथ कल्याण और बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, तो बोधिसत्व पर्टिकुलर मेंशन किया गया है कौन सी गुफा में है? बताएं। बहुत बेसिक सा भी क्वेश्चन है और अच्छा भी है। दायां हाथ उनका कल्याण पोजीशन में और उनका बायां हाथ जो है वो आशीर्वाद मुद्रा में है। 60 का और अच्छे से सोच के आंसर कीजिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बोधिसत्व के दाएं हाथ जो है वो कल्याण और बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का ये क्वेश्चन करेक्ट होता है।
जिन्होंने 60 का बी आंसर किया है उनका करेक्ट है, ठीक है, बी होगा, ए नहीं होगा। ए में आपने कहाँ पढ़ा है बोधिसत्व के बारे में? ये क्वेश्चन आपको शायद नोट्स में नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध चित्रफिल्म बड़ासुंदर राजकुमारी डाइंग प्रिंसेस को शो किया गया, जिसमें किसने कहा था डाइंग प्रिंसेस की स्टोरीज कि फ्लोरेंस के जो वेनिस के आर्टिस्ट है इससे अच्छे कलर स्कीम फील कर सकते हैं, फ्लोरेंस के आर्टिस्ट से इससे भी ज्यादा अच्छा स्केचिंग भले बना सकते हैं, लेकिन कोई भी इतना अच्छा एक्सप्रेशन नहीं शो कर सकता है। ये बोले थे ग्रिफिन्स महोदय ने। केव नंबर 16 की पेंटिंग है, गुफा संख्या 16 की। राहुल समर्पण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग इंक्लूडेड इन विच केव्स? राहुल समर्पण जिनको माता पुत्र कहा जाता है, गुफा नंबर 17 में बनाई गई है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं इंक्लूडेड की गई थी? अजंता में 2, 4, 3 या फिर 5 प्रकार पूछा जा रहा है। प्रकार आपका चैत्य विहार आ जाएगा ना, हिनयान महायान, तो प्रकार बता दीजिए कितनी है। कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2 सही हो जाएगा? चलिए, जिन्होंने 2 आंसर किया उनका करेक्ट है। 2 प्रकार की है, चैत्य और विहार। अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? सबसे प्राचीन आपका कहा जाएगा गुफा नंबर 9, 10, मध्यम का कहा जाएगा 16, 17, सबसे नवीन कहा जाएगा 1 और 2। अब आपका शुरू हो जाता है एलोरा केव। एलोरा गुफा जो है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश? तो एलोरा तो सभी को पता है। एलोरा के बारे में थोड़ा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पूरी 34 गुफाएं हैं, प्रॉपरली अलग अलग रिलीजियस बेस्ड है। 1 से लेकर के 12 तक की बौद्ध रिलीजियस को फॉलो कर रही होती है, 13 से 29 तक ब्राह्मण रिलीजियस को फॉलो कर रही होती है, और 30 से 34 जैन को। तो एलोरा की जो गुफा है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, ठीक। एलोरा गांव का नाम क्या था? एलापुर का प्राचीन नाम था एलापुर अचल वेलूर, बट वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशन पीपल्स होते थे वो एलोरा को किस नाम से पुकारते थे? एलापुर के नाम से ही पुकारते थे। राइट आंसर इज ए, एलापुर। एलोरा अजंता दोनों का कितना डिस्टेंस है? 142, 135, 300 या फिर 325? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि 135 करेक्ट हो जाना है और कितने कह रहे हैं कि 142 करेक्ट हो जाना है? ओके शबनम, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आज तो खैर सभी बिजी होंगे, कल से फेस्टिवल शुरू हो जाएगा फास्ट। 135, मेनी मोर स्टूडेंट सेज 155, 35। जी बिल्कुल, 135 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, 29, 34 या फिर 40? 30 तो है नहीं, 30 तो अजंता की हो जाएंगी, यहाँ पर आपकी हो जाएंगी 34 गुफाएं। एलोरा गुफाओं के चित्र किन धर्मों, किन रिलीजियस बेस्ड है? तो ये 3 रिलीजियस बेस्ड है ना, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, ठीक है। एलोरा में गुफा नंबर 1 से 12 तक का जो है वो कौन सा रिलीजियस बेस्ड है? तो अभी हमने आपको बता ही दिया था, 1 से 12 तक आपका कहा जाएगा बौद्ध रिलीजियस को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक, बौद्ध रिलीजियस। गुफा संख्या 13 से 29 तक का जो है वो कौन से रिलीजियस बेस्ड है? 13 से 29, 13 से 29 आपका कहा जाएगा ब्राह्मण। और गुफा नंबर 30 से 34 जैन, बौद्ध, ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं? 30 से 34 नंबर जो है वो जैन रिलीजियस बेस्ड है, ठीक है, जैन। ठीक, इसको कम मार दो। एलोरा गुफा का निर्माण कब हुआ था? 9वीं से 12वीं शती, 12वीं से 13वीं शती, 11वीं से 14वीं शती या फिर 12वीं से 15वीं शती? तो देखिए, अगर टाइमलाइन के बारे में बात किया जाए तो 350 से लेकर के 380 से लेकर के 450 तक का आपका गुफा 1 से 12 तक का कहा जाता है, ठीक है। 13 से 29 तक का 8वीं शती कहा जाता है, 30 से 34 तक का 9वीं से 12वीं शती कहा जाता है। तो यहाँ पर गुफा नंबर कौन से किसके अकॉर्डिंगली सही हो जाना है? जैन रिलीजियस वाला, ठीक है, 9वीं से 12वीं शती। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए फिर ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा था? प्रमुख मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर या पार्श्वनाथ मंदिर। तो एलोरा इज वेरी पॉपुलर फॉर कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्टेबल है? कैलाश का जो टेम्पल है गुफा नंबर 16 का है। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कैलाशनाथ टेम्पल के मध्य मिडल में क्या स्टेबल है? शिवलिंग है। कैलाशनाथ चबूतरे की हाइट कितनी है? 25 फीट, 26 फीट, 30 या फिर 35? चलिए, जिन्होंने 78 का बी आंसर किया उनका करेक्ट है 25 फीट। कैलाशनाथ टेम्पल का जो है शिखर कितना ऊंचा है? शिखर। गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई किए हैं सभी लोग। शिखर बताएं कितना ऊंचा है? 95। वेरी गुड कृष्णा, बिल्कुल सही, 95 फीट। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वरों की प्रतिमा देखने को मिलेंगी? 6, 5, 4 या फिर 7? अवलोकितेश्वर की जो प्रतिमा मिली है, एलोरा की अवलोकितेश्वर की प्रतिमा कौन से नंबर के केव्स में मिली है? 6 नंबर। अब आपका शुरू हो जाता है बाघ। अच्छे से अजंता समझ आ गया, एलोरा समझ आ गया। अब चलिए बाघ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य के अंतर्गत आता है? और अगर आप लोग कुछ यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं तो एक बात ध्यान सुन लीजिएगा, जो मैंने आपको नोट्स दिया है आप अच्छे से नोट्स पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब ये है। और जो बच्चे गलतियां नहीं कर रहे हैं उनका मेरे नोट्स से सारा टॉपिक तैयार हो गया है, बस आप टाइम टू टाइम रिविजन कीजिए। और जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर कुछ डिफिकल्टीज हो रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा, पीडीएफ आपको ऑलरेडी मैंने अभी शेयर कर दिया है, ग्रुप्स में भी मिल गया है, टेलीग्राम पर भी। पहले आप नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद फिर बैठ करके फ्री टाइम में ये मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि अब आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। धार जिले में स्थित बाघ की गुफा किस राज्य में है? तो जो बाघ में टोटल नंबर ऑफ केव्स है 9 है, मध्य प्रदेश में। गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थान, 7, 8, 9 कंप्लीटली क्लोज होने के कारण कोई नामकरण नहीं हुआ है, केवल और केवल आपके 7 गुफा का नामकरण हुआ है। बाघ गुफा किस रिवर के बिहाइंड, किस नदी के किनारे है? नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या बाघिनी? तो देखिए, नर्मदा नदी के किनारे आपका होशंगाबाद कहा जाएगा, और जोगीमारा गुफा, कावेरी या फिर कृष्णा नदी आपकी कही जाती है सित्तनवासल की गुफा। बाघिनी नदी के किनारे है बाघ की गुफा, ठीक है, बाघिनी रिवर। बाघ गुफा का जो डिस्कवर हुआ था, खोज किसने किए थे? 1818 में। बाघ गुफा की खोज 1818 में कौन करता है? डेंजरफील्ड, ओके। 1920 के दशक में चित्रकार किसने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं? 1920 में। 21 में तो आपको पता है, 20 का बताइए। 21 का तो सभी को पता है कि असित कुमार हल्दर, ठीक है। 20 का देखते हैं आप लोग का क्या आंसर आ जाता है। अरे वाह रागिनी, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा रिप्लाई किए आप लोग। मुकुल चंद्र डे जो करते हैं वो 20 में प्रतिलिपियां तैयार करते हैं, और 21 में कौन करता है? असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस, ठीक है। बाग में टोटल नंबर ऑफ केव्स कितने हैं? तो मैंने गुफा का नाम आपको बता दिया, आपने इंक्लूडेड कर लिया, तो नंबर ऑफ केव्स यहाँ पर हो जाएंगे जस्ट ओनली 9। वर्तमान में बाघ गुफा की चित्र कितनी गुफाओं में सुरक्षित है? प्रेजेंटली, एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान का मतलब प्रेजेंटली 5, 7, 8 या फिर 6? कितने स्टूडेंट को लग रहा है कि 5 करेक्ट हो जाना है? हाँ, सी।
अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई किए हैं। चलिए ठीक है, जिन्होंने 5 आंसर किया उन सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। बाघ गुफा में जो रंग महल है वो कौन से नंबर की केव्स है? रंग महल, ग्री गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल आपका चौथे नंबर का गुफा हो जाएगा ना। क्या हो बेटा, कैसे चोट लगा दी? बैठो भी आ रही है। बाघ की वह कौन सी गुफा है जिसके चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। कितने लोगों को लगता है कि 8वीं से ही हो जाना है? आठवीं सभी को लगता है। चलिए भाई, आप लोग को गलत तो लगेगा नहीं, बिल्कुल सही है। 8वीं कम्प्लीटली क्लोज हो गई थी ना, नष्ट भी हो गई थी। बाघ गुफा में जो पेंटिंग्स अवेलेबल हुई है उत्कीर्ण की गई है कौन से नंबर की गुफा में? पहली तीसरी, पहली पांचवी, दूसरी चौथी। क्या वो, बैठो आ रही हूँ मैम। दूसरी और चौथी। बाघ गुफा अजंता के कंपेरेटिवली कहा गया था, अजंता से कंपेयर किया गया था बाघ और बादामी, ये दोनों गुफा का कंपेयर अजंता की गुफा नंबर 1 और 2 से किया जाता है, लेकिन 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 गुफा नंबर 16 और 17 से सिगिरिया गुफा का कंपेयर किया जाता है। इसके समकालीन है, ठीक है। सिगिरिया जो श्रीलंका में है, ध्यान रखिएगा। बाघ गुफा की वह कौन सी गुफा है जिसको हाथी खाना के नाम से संबोधित किया जाता है? हाथी खाना, ग्री गुफा, 5 पांडव, रंग महल। रंग महल के बाद आपका क्या आ जाएगा? ग्रे गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना तीसरे नंबर की है। तीसरे नंबर की हाथी खाना है, दूसरे नंबर की 5 पांडव, चौथा है रंग महल और पांचवा है पाठशाला। अब आपका बादामी गुफा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बादामी गुफा किस राज्य में स्टेबल है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए कर्नाटक में भी कहाँ पर है? कर्नाटक के बीजापुर, बीजापुर के अल्मोर नामक प्लेस पर बादामी की गुफा है। अगला क्वेश्चन आपका मेंशन किया गया है, चालुक्य राजा मंगलेश्वर के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वो कौन से सन में हुए हैं? कितने स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है? 578। बताइए। शशि, कृष्णा, अंश, राना, दीपिका, रागिनी, हमद, मानसिंह, अमरजीत। हाँ बिल्कुल मानसिंह, पहला कैबिनेट में पहुंच के 1935 94 का आंसर कीजिए सभी लोग। जी बिल्कुल, जिन्होंने 78 आंसर्स किया उनका ठीक है, ठीक है। 578। बादामी गुफा में नंबर ऑफ केव्स कितने हैं? जस्ट ओनली 4। चौथा नंबर जो है वो जैन रिलीजियस बेस्ड है और पहला, दूसरा, तीसरा ब्राह्मण। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? उनका रिलीजियस कौन सा था? जैन प्लस ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित टोटल नंबर ऑफ केव्स कितनी है? 3 है और एक है जैन रिलीजियस। शिव विवाह के जो दृश्य मिले हुए हैं वो बादामी के कौन से नंबर की गुफा से? पहले नंबर, ओके। गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बादामी गुफा का डिस्कवर किसने किया था? टाइमिंग में बता देती हूँ, कहीं पर आपको 1924 देखने को मिलेगा, कहीं 1934 देखने को मिलेगा और कहीं 1935। ऑथेंटिकली टाइम तो देखिए एग्जामिनर ने तीनों ही सही कराया, तो आप तीनों ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस एग्जामिनेशन हॉल में, उसके अकॉर्डिंग आप सही कर लीजिएगा। मैंने आपको तीनों बता दिए स्टेला क्रैमब्रिज ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां जे.एम. अहिवासी तथा उनके सहायकों ने रिप्रेजेंट किए थे। ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है, किसने? कार्ल खंडालवाला एंड के हैबर ने।
अब आपको शुरू हो जाता है जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा किस जनपद में है? कोरिया में, रायगढ़ में, रायपुर में, सरगुजा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है कि जोगीमारा गुफा ये है सरगुजा रियासत। ठीक, सरगुजा रियासत मध्य प्रदेश में है। जनपद पूछा जा रहा है। सरगुजा किस राज्य के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या राजस्थान? सरगुजा रियासत जो आता है ये छत्तीसगढ़ में इंक्लूडेड होता है ना। 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के टाइम ड्यूरेशन में निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां कौन से कलाकार तैयार कर रहे होते हैं? असित कुमार हल्दर, समरेंद्रनाथ गुप्त, के हैबर, एन एस गेंद्रे, नंदलाल बोस, देव प्रसाद रॉय चौधरी, या फिर उनमें से कोई नहीं? तो तैयार कर रहे होते हैं असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त 1914 में। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर है? तो ऑलरेडी सभी को पता है। कौन सा सही करेंगे आप लोग? सतपुड़ा की पहाड़ी या फिर रामगढ़ की पहाड़ी? पहला सही होगा कि चौथा सही होगा, बताइए। क्या आंसर्स कर रहे हैं? मेनी मोर स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स कर रहे हो आप लोग। रामगढ़ की पहाड़ी, वेरी गुड रागिनी, बिल्कुल। रागिनी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किसने रामगढ़ कहा था? ज्योति का भी करेक्ट है, अंश का भी करेक्ट है, रिया का भी करेक्ट है, शशि, कृष्णा, राना, दीपिका, अमरजीत, वेरी गुड। सीता भोगना या फिर बेंगना? सीता भोगना किसको बोलते हैं? ये एक रंगशाला है, ये बात, सॉरी, ये एक नाट्यशाला है। सीता भोगना या बेंगना क्या है? ये एक नाट्यशाला है। नाट्यशाला दैट मीन्स थिएटर जिसको कहते हैं, जहाँ पर हम लोग मूवी देखने जाया करते हैं। ठीक है, थिएटर। अगला, जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई कितनी है? वो भी अकॉर्डिंगली मीटर। अगर आपसे नॉर्मली फीट में पूछ लिया जाए तो सभी को पता है 10 गुणे 6 गुणे 6। और यहाँ पे आपसे मीटर में पूछा जा रहा है। बताइए मीटर में क्या आंसर्स कर रहे हो आप लोग? 106 का आंसर कीजिए। कितने स्टूडेंट को लगता है ए सही होगा, कितनों को लगता है बी, कितनों को सी, कितनों को डी? कंफ्यूजन क्रिएट कर दी मैं ना। मान सिंह 4.5 और राहुल भी ए आंसर्स कर रहे हैं। राना भी ए आंसर कर रही है। और एग्जैक्टली जिन्होंने ए आंसर किया उनका करेक्ट है 9 मीटर और 4.5। ए वाले स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए, ये दृश्य चित्र कहाँ पे बनाया गया है? चौथे नंबर पर, पहले पर, दूसरे पर, या फिर पांचवे पर? हेलो सूरज, 107 का आंसर कीजिए। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए। अच्छा, सूरज ने ए कहा है, रागिनी ने बी, मान सिंह ने बी, राहुल एंड सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। लॉक कर दिया जाए आपके इस क्वेश्चन को, 107 वाले को? जी हाँ, बिल्कुल, जिन्होंने बी आंसर किया उनका करेक्ट है, धृति है। एक नृत्यांगना बैठी हुई और गायक तथा नृतकों के झुंड में घेर बनाए हुए, ये कहाँ दिखाया गया? पांचवे, सातवें, छठे या फिर प्रथम? कितने स्टूडेंट को लगता है कि पांचवे में दिखाया गया है? कितने स्टूडेंट को लगता है कि पांचवे में दिखाया गया है? बताइए। 108 का। अच्छा, हमद, रागिनी, ज्योति, मान सिंह, राहुल, शशि, दीपिका। आप लोग सोच रहे होंगे ना मैम जो इजी इजी क्वेश्चन था वहां तो जल्दी जल्दी से करा दी, यहाँ पे वेट करा रही है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं देखना चाहती हूँ आपको एग्जैक्ट याद है कि नहीं याद है। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर की बेसिक चीजें तो सभी को याद रहती हैं। सिगिरिया गुफा, सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो जैसे अभी हमने बताया था गुफा नंबर 16 और 17 से मिलते जुलते हैं। वो गुफा नंबर 16-17 कौन सी गुफा थी? अजंता की गुफा। सिगिरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका हुआ दिखाया गया था। जो इनके अवशेष मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? श्रीलंका पुरातात्विक संग्रहालय में।
1889 के टाइम ड्यूरेशन में सिगिरिया केव की प्रतिलिपियां जो तैयार की गई हैं, किसने तैयार किए थे 1889 में? मिस्टर मूरे ने। सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? हाउ मेनी केव्स इंक्लूडेड इन सिगिरिया केव? अजंता में आपके 30 है, बादामी में आपका 4 है, बाग में कितना था? बाग में 9 था, ठीक है। और कौन सा? एलोरा में आपका कहा जाएगा 34। सेम सिगिरिया केव्स में कितनी गुफाएं हो जाएंगी? जस्ट ओनली 6 गुफा। सिगिरिया में कैसा वर्क किया गया था? फ्रेस्को, सेको में या फिर ब्यूनो में? सेको में सूखी मिट्टी, ब्यूनो में गीली। बताइए। ओके गुड। सूरज, अमरजीत, ज्योति, कृष्णा, रिया, दीपिका, रागिनी, मानसिंह, शशि, हमद, राहुल, राना। बड़ी स्पीडली आप लोग आंसर्स कर रहे हैं। ज्यादा खुश है क्या इस टॉपिक से? बिल्कुल गीली भित्ति पर। बहुत अच्छी तैयारी है आप लोग की गुफाओं वाली। अब आपका सितनवासल केव शुरू हो जाता है। सितनवासल गुफा की खोज कब हुई थी? 1934 ईस्वी में किसने खोज किया था? किसी को याद है? सितनवासल गुफा की खोज 1934 में किसने किया था? रागिनी बोल रही है टॉपिक्स अच्छे हैं। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आप लोग को इतनी स्पीडली। जब आप लोग बहुत धीरे धीरे से रिप्लाई करते हैं ना, तो फिर पता है पढ़ाने में वो एक्साइटमेंट भी नहीं रहता है। बिल्कुल मैं खुद भी लेजी हो जाती हूँ। आज देख रही हूँ बिल्कुल प्राउडली आप लोग एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर्स कर रहे हैं। प्रोफेसर ध्रुवील, यस एग्जैक्टली 1934 में प्रोफेसर ध्रुवील ने खोज किए थे। सितनवासल गुफा की जो रिवर बिहाइंड जो नदी बहती है कौन सी है? ऑप्शंस में मैंने कृष्णा भी रख रखा है, कावेरी भी रख रखा है। अब आप कृष्णा को सही करोगे कि कावेरी को? अगर आयोग के अकॉर्डिंग भी बता दीजिए, अपने अकॉर्डिंग भी बता दीजिए। देखिए पहले तो ट्रूथली आंसर बताइए कि सही क्या होगा, फिर आयोग के अकॉर्डिंग तो आप लोग को पता ही है। चलिए वेरी गुड, एग्जैक्टली ऑथेंटिक जो है वो कावेरी है। जिला तंजौर के अंतर्गत पदुकोट्टा में गुफा स्टैबल है। कौन सी गुफा? तंजौर तमिलनाडु में आपका सित्तनवासल की गुफा है। सिगिरी आपका श्रीलंका में कहा जाएगा। अजंता है महाराष्ट्र में, एलोरा भी महाराष्ट्र में। सित्तनवासल किस राज्य में स्टैबल है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या फिर तमिलनाडु में? बताएं सित्तनवासल किस राज्य में है? हाँ रागिनी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आयोग ने का भी आप लोगों ने रिप्लाई सही किया और अपना भी। सितनवासल गुफा जो है वो पर्टिकुलर कौन से राज्य में है? तो तंजौर तमिलनाडु पदुकोट्टा नामक प्लेस पर। ठीक। सितनवासल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? अर्थ, जैन संतों के पूजा गृह, सिख संतों का पूजा गृह, जैन संतों का सिद्धों का निवास। तो सितनवासल का अर्थ होता है जैन संत सिद्धों का निवास। सितनवासल गुफा जो है वो खोज का श्रेय किसको जाता है? मिस्टर मूरे को, पशी ब्राउन को, अलेक्जेंडर को, प्रोफेसर ध्रुवील को? सितनवासल गुफा की खोज जाती है प्रोफेसर ध्रुवील को। ठीक है। अब आपका शुरू हो जाता है तंजौर। चलिए फिर तंजौर का आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, जो अभी पिछली बार ही यूपी टीजीटी एग्जाम में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। तंजौर का क्वेश्चन है, तंजौर के दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल ने, चोल ने, शुंग ने या फिर मौर्य ने? कितने स्टूडेंट को लगता है इसका राइट आंसर चोल हो जाना है? अरे वाह राना। कृष्णा, ज्योति, मानसिंह, अमरजीत, बिल्कुल सही। चोल जिन्होंने आंसर किया उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गा मंदिर के गर्भगृह का शेप कैसा हुआ करता था? उनका शेप पिरामिड नुमा, गोलाकार, घनाकार या फिर इनमें से कोई नहीं? जिन्होंने गोलाकार आंसर किया उनका ठीक है, गोलाकार। और आपको पता है गोलाकार और अर्ध गोलाकार ये शेप्स में कहाँ पे कौन सी शैली में मंदिर मिलते हैं? नागर में, द्रविड़ में या फिर बेसर में? बताइए। ज्योति, अमरजीत, कृष्णा, राना, मानसिंह, प्रिया, रागिनी, हमद, शशि, अमरजीत, दीपिका। आंसर कीजिए जो मैंने क्वेश्चंस किए। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे
कि जो दुर्गा मंदिर का शेप है वो कैसा है, वो गोलाकार शेप है। तो गोलाकार शेप और कौन सी गुफा में मिलता है? गुफा नहीं, सॉरी, कौन से मंदिर में? नागर, द्रविड़ या फिर बेसर? नागर कैसे कह सकते हो? अरे मानसिंह, कहाँ माइंड है आपका? दीपिका का करेक्ट आंसर है, राना आपका भी, और द्रविड़ भी नहीं। मतलब तुक्का मार रहे हैं क्या आप लोग? भैया थ्योरी अच्छे से पढ़ लो। देखिए, नागर शैली का है शेप वर्गाकार, द्रविड़ शैली का शेप है आयताकार, अब बेसर शैली का, हम तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछे थे, हमें लगा था सब आंसर्स कर देंगे, फिर भी गलतियां हो गई आप लोगों से। खैर शुक्र है मेरी स्टूडेंट ने गलतियां नहीं की, नहीं तो फिर मैं डांट भी लगा देती। यही पे बहुत अच्छा रिप्लाई किए हैं। मेरे सारे स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नागर शैली का जो है ये आपका हो जाएगा वर्गाकार, द्रविड़ शैली का आयताकार, बेसर शैली का हो जाएगा गोलाकार या फिर अर्ध गोलाकार। तंजौर किस नदी के तट पर स्टेबल है? तुंगभद्रा, ताप्ती, गंगा या कावेरी? तंजौर तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी रिवर बहती है? सितनवासल की गुफा जो आपने पढ़ी है वो कौन सी रिवर थी? उसी से आप जजमेंट कर सकते हैं। हाँ राना, बिल्कुल सही। नागर और द्रविड़ के मिश्रण से बेसर शैली बनता है। गुड, अच्छा रिप्लाई की है। तो देखिए, तंजौर में कौन सी रिवर बहती है? चलिए देखिए, फिर इसका राइट आंसर हो जाना है कावेरी रिवर, क्योंकि तंजौर मेंशन किया गया ना। तंजौर के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर, दुर्गा मंदिर? बताइए। हाँ बिल्कुल, कावेरी सभी लोगों ने राइट आंसर किए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए, तंजौर में जो मंदिर है वो बेसिकली कौन सी, बृहदेश्वर मंदिर बहुत ज्यादा फेमस रही है। बृहदेश्वर मंदिर की जो मंजिलें हैं, कितनी स्टोरीज है? पहली मंजिल की दीवार पर शंकर की कितनी मुद्राओं को रिप्रेजेंट किया गया है? 110, 108, 188 या फिर 105? मानसिंह, स्वदेश, अमरजीत, कृष्णा, हमद, राना, शशि, रागिनी, दीपिका, राहुल, सूरज, राम, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाना है? अरे वाह, वेरी गुड दीपिका। दीपिका, राना, हमद, अमरजीत, कृष्णा, मानसिंह। कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं ना एक दूसरे का? श्योर है सब लोग? अगर मैं बोल दूं जो आप लोग आंसर करो वो गलत है, फिर क्या करोगे? हाँ राना, बिल्कुल। 105 में कागज की खोज हुई थी, तस एलून ने पहली बार किया था पूरी दुनिया में। और हमारे इंडिया में 1350 में, मतलब 14वीं शती में आता है पेपर का इन्वेंशन। बृहदेश्वर मंदिर में जो शंकर की मुद्राओं को दिखाया गया वो 108 मुद्राएं दिखाई गई है। मंदिर के क्या हुआ बेटा? मंदिर के भित्ति चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है अजंता तथा दक्षिणी में। तो मंदिर के जो भित्ति चित्र आपको दिखाई देंगे वो कहाँ दिखाई देंगे? अजंता व दक्षिणी शैली में। अब आपका खजुराहो शुरू हो जाता है, ठीक। चलिए फिर खजुराहो के क्वेश्चन का आंसर कीजिए। खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्टेबल है? खजुराहो का जो टेम्पल है वो किस जिले में है? रायपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में या फिर छतरपुर में? छतरपुर। दीपिका राइट आंसर्स कर रही है, और कितने स्टूडेंट कह रहे हैं छतरपुर हो जाना है? चलिए, जिन्होंने छतरपुर आंसर्स किया उनका करेक्ट आंसर है। खजुराहो का एग्जैक्ट टाइम आपको पता है ना? 950 से लेकर के 1050 का कहा जाता है। तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा?
नहीं राना, अभी तो नहीं। वैसे भी कल तो फास्ट ही रहना है, खा लेंगे आज आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 का बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। 950 से 1050। चलिए बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का। 9वीं से 12वीं शती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1050 का मतलब 11वीं हो जाएगा, बट 9वीं हो जाता है ना, इसलिए सी को सही कराया गया। खजुराहो मंदिरों की शैली कौन सी रही थी? इनकी शैली थी, हमारे उत्तर भारत का ये मंदिर है, दैट मीन्स नागर शैली है। पहले तो यहाँ पर 85 मंदिर थे ना, 84 और 85 समथिंग, 84 या फिर 85। बाद में कितने मंदिर हो जाते हैं, जो शेष बचते हैं वो जस्ट ओनली 30 मंदिर शेष बचते हैं। खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर कौन सा है? प्रसिद्ध एवं प्रमुख, चतुर्भुज, कंदरिया महादेव, पार्श्वनाथ, आदिनाथ। कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि कंदरिया महादेव सही हो जाएगा? कृष्णा, मानसिंह, राहुल, शशि, रागिनी, सूरज। अच्छा, सभी लोग कह रहे हैं कि बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाना है। चलिए, जब आप कह रहे हैं तो कैसे गलत हो सकता है? यस एग्जैक्टली, सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंगली ऑप्शंस। ठीक है, कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लंबाई और चौड़ाई आपको जजमेंट करना है। बताइए कृष्णा, शशि, राम, ज्योति, दीपिका, राना, ममद, स्वदेश, एवरीवन सभी लोग रिप्लाई कीजिए। कंदरिया महादेव की जो हाइट, लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 102 फीट इंटू 66 फीट। ठीक, कंदरिया महादेव में कितने रूप उत्कीर्ण किए गए थे? समथिंग 900, 900। कंदरिया महादेव मंदिर का मेन पर्पस क्या था? किस पर बेस्ड थी? जैन, वैष्णव, शैव या फिर बौद्ध? इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आप लोग कर रहे हैं? शैव, ओके गुड। जिन्होंने शैव आंसर किया उनका करेक्ट है। चतुर्भुज मंदिर किसका मत है? चतुर्भुज मंदिर आपका कहा जाएगा वैष्णव का। पार्श्वनाथ, दैट मीन्स जिसकी सवारी थी सर्प, तो ये कौन सा रिलीजियस बेस्ड? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कौन सा कहा जाएगा? तीर्थंकर, प्रॉपर रिलीजियस चेंज है तो ये जैन तीर्थंकर हो जाएंगे, तो जैन को समर्पित है। 64 योगिनी वाला टेम्पल आपको बताना है। चौसठ योगिनी किसको समर्पित है? कौन सा आंसर कर रहे हैं आप लोग? सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है 64 योगिनी में। वेरी गुड, राणा, मान सिंह और राहुल, आप लोगों का 64 योगिनी में बड़ा चेंज चेंज सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, सबका अलग अलग आंसर है। चलिए फिर मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ आपको। 64 योगिनी में विष्णु जी सही हो जाएंगे। लाल गुहा टेम्पल है, किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया था, किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने। अब आपका स्टार्ट हो जाता है एलिफेंटा केव। एलिफेंटा की जो गुफा है वो गेटवे ऑफ इंडिया से कितने डिस्टेंस पर है? 15 किलोमीटर, 14, 10 या फिर 12? 15 मिनट। गेटवे ऑफ इंडिया एलिफेंटा से 9 पॉइंट कुछ समथिंग कहा जाता है, दैट मीन्स कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर? एलिफेंटा गुफा जहां पर स्टेबल है, कौन सा टापू है? ये एलिफेंटा है और ये कहा जाएगा आपका धारापुरी टापू पर। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? एलिफेंटा की गुफा चारों तरफ समुद्र है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जाना है ना तो बोट से जाएंगे या फिर शिप से, ऐसे नॉर्मली आप चल के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो सेंटर में गुफा है ना। तो ये चारों ओर से घिरी हुई है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? चारों ओर दिख रहा है ना, तो चारों ओर से घिरी हुई है। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है?
120 into 130 feet, 129 into 130 feet, 150 into 160 feet, 135 into 235। तो देखिए एलिफेंटा की गुफा कितने क्षेत्र में फैली हुई है? 129 into 130 फीट। ठीक है, एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ था 8वीं शती, 10वीं शती, 11वीं या फिर 12वीं। कितने स्टूडेंट को लगता है 8वीं शती करेक्ट हो जाता है? कितनों को लगता है 10वीं? सबका अलग अलग रिप्लाई आ रहा है। 43 का आंसर कीजिए। जी बिल्कुल 8वीं शती, 8वीं शती के मध्य में। पुर्तगालियों के आक्रमणों ने एलिफेंटा गुफा को हानि पहुंचाई थी। कौन सी शती में हानि पहुंचाते हैं? वेरी गुड सूरज, सूरज का राइट आंसर है। और राना आपका भी करेक्ट आंसर है, रागिनी आपका भी 16वीं शती में। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति स्टैबल की गई है। एलिफेंट का मतलब क्या होता है? एलिफेंट का मतलब हाथी होता है। तो एलिफेंट एक बड़ी सी हाथी रखी थी, तो पुर्तगालियों ने उसका नाम देके बोला था कि एलिफेंटा। तो एलिफेंट से इस गुफा का नाम ही पड़ गया था एलिफेंटा। तो एलिफेंटा में एक बड़ी विशाल मूर्ति है। कौन सी मूर्ति रहेगी? हाथी की मूर्ति रहेगी। एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी? तो सबसे फेमस कौन सी है? गंगाधर की मूर्ति, कल्याण सुंदरम की, या फिर भगवान शिव की? तो भगवान शिव जिनको कहा जाता है महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर के तो अलग हो जाती है महेश मूर्ति। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 146 का आंसर कीजिए। वेरी गुड। भगवान शिव, भगवान शिव की मूर्ति को क्या नाम से जाना जाता है? उनको त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। जनन, रक्षा, संहार, तीनों के जो फॉर्म को रिप्रेजेंट किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? शिव पार्वती में, गंगाधरनी में, त्रिमूर्ति में। ये जाहिर सी बात है, त्रिमूर्ति के बारे में आप पढ़ रहे थे, ये करेक्ट हो जाना है। इनकी हाइट कितनी है? हाइट तो हमने आपको बताया था 18 into 24 है। 24 इसकी चौड़ाई है, 18 इसकी लंबाई है। क्योंकि ये मेरा चेहरा एक सर इधर ऐड कर दिया, तो एक सर इधर, तो ये 3 हो गया, तो ये चौड़ाई ज्यादा हो गई 18 और लंबाई कम हो गई। तो ये त्रिमूर्ति की लंबाई चौड़ाई है। बट यहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में बिल्कुल 18 से 24 तो है नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी नियर अबाउट आप कौन सा सही करोगे? ए सही करोगे या फिर बी सही करोगे? 49 का आंसर कीजिए। 49 का राना ने ए आंसर किया है, और बाकी लोग सी। चलिए सबका देख लेते हैं आंसर्स, फिर मैं अपना बताती हूँ कि करेक्ट कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड हमद, हमद का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले आप 18 गुणे 24 है, तो 24 गुणे 17 तक तो आप जा ही सकते हैं ना। पंचमुख परमेश्वर की जो प्रतिभा है उसमें कौन से भाव को रिप्रेजेंट किया गया था? करुणा, क्रोध, उत्साह या फिर सौभाग्य? कितने स्टूडेंट को लगता है कि सौभाग्य करेक्ट हो जाना है? बताइए। राहुल, दीपिका, शशि, ज्योति, सुनीता, रागिनी, कृष्णा। अच्छा सौभाग्य वाला, हाँ 18 गुणे 24 याद रखिए। यहाँ पे ऑप्शन वाला नहीं था इसलिए वो करा दिया गया, लेकिन आप ऑथेंटिक आंसर याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑथेंटिक पूछा जा सकता है। ठीक, मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा ना, तो आपको जब क्लियर एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप आगे पीछे वाले आंसर्स तक भी पहुंच सकते हैं। राइट, वेरी गुड। जिन्होंने सौम्यता बताया उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सौम्यता वाले स्टूडेंट का एकदम करेक्ट आंसर है सौम्यता। एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित कर रही होती है। अनिना टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईवी हेवन, आनंद कैटिंगर, कुमार स्वामी। कितने स्टूडेंट को लगता है कि सी करेक्ट हो जाता है? बताइए। अमरजीत, सुनीता, राना, ईवी हेवन। वाओ गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई किया आप लोग।
बिल्कुल सही। अर्नेस्ट बेनीफील्ड हैवल। अब आपके कांचीपुरम के 1-2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। कांचीपुरम मंदिरों में जो भित्ति चित्र के अवशेष की खोज हुई वो किसने किया था? प्रोफेसर ध्रुवील ने, लामा तारानाथ ने, परशुराम, सत्यप्रकाश ने। कितने स्टूडेंट को लगता है कि प्रोफेसर ध्रुवील सही हो जाने चाहिए? 151 का क्या आंसर कर रहे हैं? अच्छा, मेनी मोर स्टूडेंट सेज पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन नहीं होना है। और सोचिए, टाइम देते हैं आप लोगों को। राना, मानसिंह, दीपिका, सुनीता, अमरजीत, हमद, सबका गलत आंसर है। बता दूं या फिर वेट कर लूं आपके रिप्लाई तक का? नहीं पता। ध्रुवील होंगे मैम। चलिए, जब हमारी दीपिका ने कह दिया ध्रुवील होंगे तो हम ध्रुवील ही मानेंगे। और ध्रुवील ऑथेंटिकली करेक्ट है। ठीक है। और श्वेता ने भी बहुत अच्छा रिप्लाई किया था। श्वेता, आपका भी करेक्ट है। जिन्होंने ए कहा है उनका करेक्ट है। ठीक। एंड दिस वन इज कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर में जो भित्ति चित्र को रिप्रेजेंट किया गया है वो किसने किया है? सम्राट अशोक व दुर्गा का भित्ति चित्र है या फिर सोम, स्कंद व शिव की मूर्तियां हैं, समुद्रगुप्त व लक्ष्मी की है? बताइए किसकी है? अच्छा, सोच लीजिए। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ, इट्स नॉट टू मच इजी क्वेश्चन। जिन्होंने पढ़ा होगा वो आंसर्स कर देंगे, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। कुछ स्टूडेंट बी आंसर्स कर रहे हैं, कुछ सी कर रहे हैं। क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए? सी। अमरजीत ने भी सी आंसर किया है, सुनीता ने बी आंसर किया है। क्या करें, आंसर्स कर दें? यहाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, स्क्रीन पे सबका आंसर शो करते हैं, देन मैं रिप्लाई करूंगी करेक्ट कौन सा हो जाना है। अच्छा राना। मैं अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं की हूँ, बस आप लोग की क्लासेस लेने उठी, और जिस दिन छुट्टी हॉलीडेज होती है लॉन्ग टाइम अपना स्लीपिंग पोजीशन पूरा होता है, उसके बाद बैठ के क्लासेस लेना मैं शुरू कर दी। देखिए, सोम स्कंद में शिव पार्वती। सोम स्कंद। वाह, गुड रागिनी। रागिनी कितना कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि मैम बी ही होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली बी ही होना है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। 153 में मोस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत सारे बच्चों ने 150 तक बिल्कुल सही आंसर किया है। 150 तक। ठीक है। कल का टॉपिक आपको बता देते हैं। मिनिएचर पेंटिंग कल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, पाल और अभ्रंश शैली। पाल अभ्रंश शैली के बाद फिर आपका आ जाएगा ईरानी, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी। तो हम एक दिन में 3-3 को लेकर चल रहे हैं ताकि आपका जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। Very nice class. Thank you so much once again for appreciating me. हाँ रागिनी, आज 6 बजे क्लास होगी, लेकिन 6 बजे आपकी पेड क्लास होती है, यूट्यूब पर नहीं होगी। 6 बजे आपकी पेड क्लास होगी, 7 बजे यूट्यूब पर होगी। ठीक है। Okay, thank you so much everyone. Take care, and again, very very thank you so much for continuously time spent with me. Or in advance, happy Ramadan for everyone. Yes, class ma'am, thank you so much. Most welcome श्वेता। अच्छा अच्छा, पेड की पूछ रही थी रागिनी। हाँ बेटा, पेड क्लास आपकी हो जाएंगी 6 बजे। Very nice, thank you so much. Most welcome Sakshi, and very very thank you so much everyone for too much long time to connected with me. इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए। क्लासेस ऑफ करने के पहले एक मेरी क्वेरी है। क्लास का टाइम अब शायद मैं इस टाइम पे नहीं ले पाऊंगी क्योंकि आपको पता है मेरा फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है।
कल से रमज़ान होगा, तो हम लोगों को वक़्त का थोड़ा कंज़्यूमिंग हो जाता है। आपकी एक क्लास होगी मॉर्निंग में, एक क्लास आपकी मॉर्निंग में होगी। यूट्यूब पर आपका यूजीसी नेट वाला एक बैच चलेगा 20 मिनट का, वो मैं 2 बजे ले लूँगी। तो यूजीसी नेट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बस हार्डली 10 से 20 क्वेश्चन रहेगा। आप सबको अटेंड करना है वो क्लासेस, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच अमरजीत सर एंड आल्सो सेम टू यू। और मॉर्निंग में आपका ये टॉपिक वाइज़ वाला क्लास होगा। अब आप लोग भी जल्दी उठ जाइएगा सुबह में। उसके बाद जो आपकी क्लासेस पेड क्लासेस होती है ना, पेड क्लास का टाइमिंग मैं डिसाइड करके आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है? होगी स्वतः 7 बजे वाली, अब नहीं हो पाएगी। कल से नहीं होगी, कल के 1 महीने बाद ही हो पाएगी, क्योंकि कल से हम लोगों का रमज़ान स्टार्ट हो जा रहा है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में ही रोज़ा खोलना होता है, इसलिए उस टाइम की क्लासेस आपकी ऑफ की जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सो मच दीपिका एंड आल्सो एवरीवन। हम तो ग्रुप में बता दूँगी मॉर्निंग का टाइम, ठीक है? आज पहले मैं खुद डिसाइड कर लूँ कि कौन-सा टाइम परफेक्ट होगा, फिर ग्रुप में आपको मैसेज करती हूँ।